नमस्कार दोस्तों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। आज मैं आया हूं आपको आईना दिखाने के लिए। पहले आप ये कुछ वीडियोज देख लीजिए। इस वीडियो में दोनों देशों के बीच टकराव साफ नजर आया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये वीडियो यांगत्से का ही है, लेकिन 9 दिसंबर की झड़प से इसका कोई लेना देना नहीं है। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में भारत के सैनिक चीनी सेना के जवानों की लाठियों से पिटाई करते नजर आए। इनके बीच एक कटीली तारबाड़ भी दिखाई दी। शोर शराबे के बीच चीन के सैनिक धीरे धीरे पीछे हटते हुए वहाँ बनी एक पत्थर की दीवार को फांद कर गिरते पड़ते भागते हुए नजर आए, जिसके बाद भारत के सैनिकों ने जमकर नारेबाजी। देख लिए वीडियोज, इससे आपको क्या महसूस हुआ? गर्व से छाती चौड़ी हो गई ना? आपको गर्व हो रहा है ना चीन के सैनिकों को भारतीय सैनिकों से पिटते देखकर? जरा सोचिए कि आखिर चीन ये सब हरकतें क्यों करता रहता है। क्या आपको लगता है कि किसी भी देश को जीतने के लिए चीन जैसे देश को इस तरह लड़ने की जरूरत है? आप इसी समय इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे उत्तर दीजिए कि क्या आज भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी ना दे करके उनको पकौड़े तलने को कह रहे हैं? क्या आप इस बात के खिलाफ हो? वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपना जवाब दीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो आइए आज एक विश्लेषण करते हैं। पहली बात तो यह कि मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे ऐसी मोदी जी की एक भी स्पीच नहीं दिखाई दी, एक भी बयान नहीं मिला। अगर आपके पास उनका पकौड़े तलने वाला बयान है तो प्लीज मुझे कमेंट में आप उस वीडियो का लिंक जरूर दे देना, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दूसरी बात ये कि अगर मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा भी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने भारतीयों को इशारों में ये कहने की कोशिश की हो कि चाहे कुछ भी करो लेकिन अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो लेकिन अपना बिजनेस करो। चलिए विचार करते हैं। चाइना हमसे हमेशा ही लड़ता झगड़ता रहता है, कभी कहीं अटैक करता है तो कभी कहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि चीन दुनिया में नंबर 1 बन जाए। अभी नंबर 1 की पोजीशन पर कौन है? सोचो कि जब 2019 में दुनिया में ये पेंडेमिक आया था जिसे कोरोना कहा गया, बहुत लोग ये मानते थे या बहुत देश ये मानते थे कि इस महामारी को फैलाने में कहीं ना कहीं किसी भी तौर पर चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आप ये सोचिए कि इस कोरोना नामक महामारी से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? जाहिर है अमेरिका का। सबसे ज्यादा लोग अमेरिका के मरे हैं। आप जब 2019 से पहले के अमेरिका के या अलग अलग देशों के ग्रोथ रेट के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका का ग्रोथ रेट 2019 से पहले बहुत ज्यादा था। रही बात हम भारतीयों की, तो ये एक कड़वी सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए जरूर यहां वहां के मोर्चे पर हमेशा हमसे लड़ सकता है और भारत उन लड़ाइयों में जीत भी सकता है, लेकिन अगर युद्ध टेक्नोलॉजी का हुआ तो हम चीन के आगे कहीं भी नहीं टिकते। पता है क्यों? क्योंकि भारत या भारत के जैसे और भी देशों को चीन ने अपना डंपिंग ग्राउंड बना रखा है। चीन अपने कारखानों में कुछ भी बनाता है और आपके यहां डंप कर देता है और आप खुश हो जाते हैं कि आपको वो चीज बहुत सस्ते में मिल गई। एक छोटा सा उदाहरण है आपके घरों में पाया जाने वाला कंघा। हर घर में कम से कम 2 या 3 कंघे पाए ही जाते हैं और ये कंघे अब कौन बनाता है? जाहिर है
चीन। क्योंकि आपके कंघे बनाने वाले जितने भी कल कारखाने थे वो तो बंद हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं है। अगर आपको कंघा बेचकर ही उसने मिनिमम 2 रुपए कमा लिए, एक कंघा बेच करके उसने अगर मिनिमम 2 रुपए कमा लिए, तो लगभग आप 140 या 50 करोड़ हो ही चुके हैं। तो उसने कितने कमा लिए? लगभग 280 करोड़ या उससे ज्यादा। सोचो, एक छोटी सी चीज जिसकी आपको या मुझे दिन में केवल 1 या 2 बार जरूरत पड़ती है, उस एक छोटी सी चीज से उसने 280 करोड़ या उससे ज्यादा कमा लिए। आप करते रहो चाइनीज लड़ियों का विरोध, कहां तक करोगे? आपके घर में जो भी सामान है ना, उसका 80 से 90% हिस्सा चीन द्वारा बेचा गया माल है। फिर वो चाहे गिलास, कटोरी, पर्दे, चादर, बेडशीट, मग, थर्मस, खिलौने, कुछ भी क्यों ना हो, आप चाहकर भी चीन का विरोध नहीं कर पाओगे। किसी ब्रांडेड चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप जितनी भी बिना ब्रांड वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी सामान चीन आपको बेच रहा है। सोचो सोचो, चाइना ने आपके घरों में कितनी तगड़ी घुसपैठ कर ली है। आपको नहीं पता, लेकिन आपने ये जो बिना ब्रांड वाले सुंदर से जो जूते पहन रखे हैं ना, वो भी चाइना के हैं। आपके बेड पर बिछी बिना ब्रांड वाली बेडशीट, वो भी चाइना के ही है। आपके ही भारत में एक शहर है पानीपत, एक ऐसा शहर जिसे बुनकर नगरी कहते हैं। लेकिन पानीपत की सच्चाई ये है कि वहां अब एक भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू नहीं है। वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद पड़ी हैं जहां बुनकर काम करते थे। आज वहां कोई बुनकर नहीं है, लेकिन फिर भी पानीपत से बेडशीट की सप्लाई पूरे भारत में हो रही है। आखिर कैसे? वो पहले बेडशीट इंपोर्ट करते हैं। कहां से? चाइना से। सही समझे आप। आप किसी मॉल में जाते हो तो देखते हो वहां लिखा रहता है स्टोर 99। उसमें रखा सबसे ज्यादा माल कहां का है? चाइना का। आपके घर में पाया जाने वाला हर एक प्लास्टिक का सामान 80 से 90% चाइना से आता है। तो आप ये लड़ियों वाली नौटंकी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि राखियां भी आपकी वहीं से आ रही हैं। अब आते हैं आपकी गरीबी और महंगाई पर। तो पता है कि आपके देश में महंगाई मेरी नज़र में 1% भी नहीं है, बल्कि आपके देश में गरीबी है, यानी कि आप गरीब हैं। महंगाई नहीं है आपके देश में। अगर आप गरीब ना होते तो क्या आपको चीजें महंगी लगती? यहां तो अंबानी बर्थडे पर भी हेलीकॉप्टर गिफ्ट करते हैं, व्यापारी अपने कर्मचारियों को कार गिफ्ट करते हैं और आप खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं। आपको प्याज, टमाटर आदि भी महंगे लगने लगते हैं। आखिर आप इतने गरीब कैसे होते जा रहे हैं? आखिर ये महंगाई इतनी कैसे बढ़ गई? जो चीज पिछले साल 250 रुपए की थी, आज वो 400 से 500 रुपए की कैसे हो गई? हर चीज के दाम इतने कैसे बढ़ गए? आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हर किसी चीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए कि सरकार को भी दामों को स्थिर रखने में पसीने छूट रहे हैं? मैं बताता हूं। कारण है कि आपके देश में धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद होती जा रही हैं। अगर किसी देश को सच में विकास करना है, अपनी जनता को अमीर बनाना है, तो उसे अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी होंगी और उसके हर नागरिक को उसको उसके कार्य क्षेत्र का एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। हड़प्पा के टाइम में हम अपने कंघे खुद बनाते थे, लेकिन आज नहीं बनाते, चाइना से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि देश में कंघा बनाने की फैक्ट्री ही नहीं है। अब अगर मैं खुद कंघे बनाने की फैक्ट्री डालना चाहूं तो कंघे की लागत ही 5 से 10 रुपए की होगी, और वो मैं एक कंघा अपने आप बनाने के बाद उसे अधिकतम 20 रुपए में बेच पाऊंगा, जबकि मुझे वही एक स्टाइलिश कंघा चीन से 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा, जिसे मैं फुटकर में 50 से 70 रुपए का बेच लूंगा। तो अब मैं फैक्ट्री का मालिक बनूं या होलसेलर? यही कारण है
कि आपकी सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कारखाने बंद होते जा रहे हैं। फैक्ट्री मालिक थोक के व्यापारी बन गए हैं और आप बेरोजगार। इसीलिए आप गरीब होते जा रहे हैं और इसीलिए आपको हर चीज महंगी लगती है। फिर आप चल देते हो सस्ती चीजें खरीदने, और सस्ती चीज किसकी मिलती है? हाँ, सही कहा, चाइना की। तो चाइना ने आपके घर में आज से एंट्री नहीं की। 1950 में भारत और चाइना बराबर थे। ये एनसीईआरटी की किताबों में भी लिखा है और आज वो नंबर 1 बनने की दौड़ में शामिल है और हम हर क्षेत्र में पिछड़ गए हैं। आज भारत अपनी गरीबी से जूझ रहा है। अगर किन्हीं अच्छी बातों की लिस्ट बनाई जाए तो भारत उस लिस्ट में बहुत पीछे होगा, और अगर बुरी बातों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें टॉप 10 की श्रेणी में शामिल होगा। तो 1950 से 2023 यानी केवल 72 सालों में चीन इतना आगे कैसे बढ़ गया? इसका एक कारण है। दरअसल चीन ने भी देखा कि उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और भारत ने भी देखा कि उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो चीन ने अपने यहां बहुत सारी फैक्ट्रियां बढ़ा दी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर तरह के सामान की कई फैक्ट्री लगा दी। बल्कि यहां तक किया कि जो सामान वो नहीं भी इस्तेमाल करते उसकी भी फैक्ट्री लगा दी। वरना तो मुझे बता दो कि कौन सी चाइनीज बहन है जो अपने भाई को राखी बांधती हो। चीन ने अपनी सारी जनसंख्या को एक एसेट की तरह इस्तेमाल किया, या कह लीजिए कि एक पूंजी की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें पूंजी मान करके। और यहां आपको जन्म से पढ़ाया गया कि बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप है। परिवार छोटे हुए तो कमाई भी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि अब तो बहुत से लोग आपको ये कहते हुए भी मिल जाएंगे कि भैया एक ही बच्चा बहुत है, इस महंगाई में उसी को पढ़ा लिखा लें, पाल पोस लें तो बहुत बड़ी बात है। जबकि चाइना ने तो अपने यहां तक किया कि अगर आप अपनी पहली नौकरी करने निकले हैं और आपकी नौकरी किसी खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में लग गई है तो अब आप किसी दूसरे सामान को बनाने वाली फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। अगर आपको फैक्ट्री ही बदलनी है तो बेशक बदलिए, लेकिन आपको नौकरी खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में ही मिलेगी। वहीं आपको फैक्ट्री में, खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में ही नौकरी करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि आप अपने काम के एक्सपर्ट बन जाएंगे, और उन एक्सपर्ट के लिए चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित कर दिए हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सका। अब चीन के वो एक्सपर्ट लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि यदि आप जो हाथ की घड़ी पहनते हो ना, उसमें एक सेल पड़ता है, उसे मार्केट में खरीदने जाओ तो वही सेल आपको 70 से 80 रुपए में मिलेगा। लेकिन मार्केट में आपको बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे जिनमें लाल हरी नीली लाइट जलती है, कीमत है सिर्फ 10 रुपए। यहां तक कि 5 रुपए वाले चिप्स आदि के पैकेट में भी उसी तरह के फ्री गिफ्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक वैसे ही लाइट जलने वाले खिलौने, लाल पीली नीली बत्ती जलने वाले, जिनमें वही हाथ घड़ी वाले सेल 3-3 4-4 लगे होंगे। और चीन इस बात को बहुत पहले ही समझ गया था कि भारत चीन के बाद जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसीलिए उसने अपनी फैक्ट्रियों से निकले हुए माल को दूसरे देशों में डंप करना शुरू कर दिया और भारत में एक बड़े पैमाने पर डंप करना शुरू कर दिया। उसके यहाँ जो भी सामान बनता वो सस्ते में आपके यहाँ फेंक जाता, और इस तरह उसकी फैक्ट्रियां ना केवल चलती रहीं बल्कि बढ़ती भी रहीं। लेकिन आपकी फैक्ट्रियां बंद हो गईं। क्यों? क्योंकि उसने हमें सस्ते की आदत लगा दी, अब हमें वही चाहिए। ये भी बिजनेस का एक तरीका है जिसे जियो वालों ने भी अपनाया कि पहले उसने आपको अपना अनलिमिटेड कॉल और डाटा दिया, जबकि मार्केट में और भी कंपनियां थीं जो आपसे मोटी रकम वसूल रही थीं। लोग मिस कॉल मार करके काम चलाते थे, लेकिन जियो ने उनको भी घंटों घंटों बात करने की
आदत लगा दी और अब वो सभी लोग एक मोटी रकम चुकाते हैं। तो ज्यादा जनसंख्या या बढ़ती आबादी एक अभिशाप है क्या? जरा सोचो कि 2 परिवार हैं, एक परिवार में 4 लोग हैं और दूसरे में 8 लोग, सभी एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं और सभी की सैलरी 10,000 रुपये है। तो ज्यादा अमीर कौन सा परिवार है, पहले वाला या दूसरा? दोनों ही परिवार एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं। जब तक पहला परिवार गाड़ी खरीदेगा तब तक दूसरा परिवार 2 गाड़ियां खरीद चुका होगा। तो बढ़ती आबादी अभिशाप है या वरदान? निश्चित ही वरदान। बस जरूरत है उस आबादी को एक सही दिशा देने की। भारत को भी यही करना चाहिए। अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। अब इतना कुछ समझने के बाद ये तो निश्चित ही आप कहेंगे कि जब चाइना हमारे देश को इतना नुकसान पहुंचा रहा है तो सरकार चाइना से किसी भी चीज के व्यापार को तुरंत ही प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देती? नहीं कर सकते भैया, चाहकर भी नहीं कर सकते। आप अगर किसी एक चीज को भी प्रतिबंधित करते हैं तो आपको बताना होगा कि आपको उससे क्या दिक्कत है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब सरकार ने चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित किया तो ये बताना पड़ा कि इससे देश में कितने लोगों की जान चली गई। शुरू में आपके देश में एक पॉलिसी आई थी जिसे कहते हैं LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसा नहीं कि सरकारें आपके भले के बारे में नहीं सोचती, वो सोचती हैं। इसीलिए सरकार को ये पॉलिसी लानी पड़ी। 1947 से लेकर के 1990 के दशक तक आपके देश में जो भी चीज बनती थी वो बस काम चलाऊ होती थी, गुणवत्ता भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। और इसीलिए जब WTO ने यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सभी देश एक दूसरे के लिए व्यापार के रास्ते खोल दें, तब भी सरकारों ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को मौका दिया कि देखो अभी भी समय है, अपने माल की गुणवत्ता को सुधार लो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और कीमतों को कम करो। अब अपने देश में बाहरी लोग अपना माल बेचने आएंगे, अगर आप में काबिलियत होगी तो टिकोगे, वरना आप मार्केट से गायब हो जाओगे। लेकिन शायद हमारे मैन्युफैक्चररों ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, जबकि पब्लिक इंतजार कर रही थी सस्ती, अच्छी और नई नई चीजों का। तो आखिर में सरकार को 1991 में WTO के दबाव में आकर के सभी देशों के लिए अपने यानी भारत के व्यापारिक रास्ते या व्यापारिक दरवाजे सभी के लिए खोलने पड़े। यही वो LPG पॉलिसी है जिसके कारण कोई भी देश किसी भी देश में जाकर के अपना व्यापार कर सकता है, अपना माल बेच सकता है। और इस तरह हमारे देश में अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना आदि की एंट्री हुई, जहां किसी देश ने अपने सामान की उच्च गुणवत्ता के चलते अपने सामान की कीमतों को काफी ऊंचा रखा यानी महंगा रखा, तो किसी दूसरे देश ने उसी सामान की गुणवत्ता को कम करके कीमत बहुत सस्ती कर दी। क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरर्स के सामान की गुणवत्ता और भी कम थी और कीमत ज्यादा, इसीलिए हमारे मैन्युफैक्चरों में अधिकतर अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके दूसरे देशों के सामान के होलसेलर बन गए और इस तरह आप बेरोजगार हो गए। उस समय उन विदेशी कंपनियों ने एक चालाकी और की जो आम लोगों की समझ में नहीं आ सकी। उन्होंने अपने सामान की एक लिस्ट बनाई जिसे उन्होंने आपकी लोकल मार्केट में सस्ते में बेचना था, उसे बेचना शुरू किया। और अपने महंगे सामान के लिए भी उन एरियो को चिन्हित किया जहां ज्यादा अमीर लोग रहते थे, वहां उन्होंने अपना शोरूम खोल दिया, जैसे कि मांटो कार्लो, लाडो आदि। क्योंकि ये सभी ये जानते थे कि एक बार अगर इन लोगों का हमारे सामान की आदत लग गई तो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएंगी और तब ये हमेशा के लिए हमारे ग्राहक बन जाएंगे।
इसलिए उन्होंने अपनी चीजों को अधिक आकर्षक बनाया और कीमतें भी कम रखी। नतीजा ये निकला कि आज आपके देश में जितने भी कपड़े सिलने के कारखाने हैं वो चाइना से फैब्रिक मंगवाते हैं। अगर वो देने से इनकार कर दे तो आपके सिलाई के कारखाने बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके फैब्रिक बनाने वाले कारखाने वो चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वही सस्ता फैब्रिक वो किसी दूसरे देश को भी तो निर्यात होता है। तो अब आपके देश को तरक्की के लिए या आपको अपनी अमीरी के लिए या आपकी नजर में महंगाई को कम करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें, यानी कि हर उत्पाद को बनाने वाली फैक्ट्रियों की। और आप भी यही करो कि अगर आपके सामान की गुणवत्ता कम है तो उसे अधिक आकर्षक बनाइए और सस्ते में बेचिए, और अगर गुणवत्ता अधिक है तो अपने शोरूम खोलिए और एक ब्रांड बन जाइए। उदाहरण आपके सामने हैं, बीकानेर वाला, हल्दीराम, या बाबा रामदेव जी का पतंजलि, या चमार ब्रांड जो कि चमड़े की चीजों के बेल्ट, पर्स, जूते आदि बनाता है। वो चमार, जिस शब्द से आज किसी को हम बोल दें अगर किसी को चमार, तो जिस शब्द से आज SC/ST एक्ट लग जाता है उसी शब्द को उसने एक ब्रांड बना दिया। शायद इसीलिए कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि नौकरी मत मांगो बल्कि पकौड़े तलो। अब उन्होंने ऐसा कहा हो चाहे ना कहा हो, आप तो बस इन शब्दों के रहस्यों को समझो और जुट जाओ एक ब्रांड बनने में, फिर देखना महंगाई कैसे गायब होती है।